हेलो स्टूडेंट, मैं साजिद अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसए में। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MPS 004 तुलनात्मक राजनीति, मुद्दे एवं प्रवृत्तियाँ, इग्नू यूनिवर्सिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत। ठीक है, आइए देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख समर्थन कार्ल मार्क्स और उनके परम मित्र फ्रेडरिक एंजल्स थे। ठीक है, राज्य की जो उत्पत्ति है उसके प्रमुख समर्थन कौन थे? कार्ल मार्क्स और उनके मित्र फ्रेडरिक एंजल्स। कार्ल मार्क्स, जिन्होंने ये कहा था कि सवाल दुनिया को बदलने का है, उसके लिए विचार देने का नहीं। मतलब सवाल दुनिया को बदलने का है, उसके लिए विचार देने का नहीं है। मार्क्सवादी विचारधारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचारधारा है। उदारवादियों के अनुसार राज्य का निर्माण समझौते के द्वारा हुआ है। उदारवादियों का क्या मानना था कि राज्य का जो निर्माण हुआ है समझौते के द्वारा हुआ है, लेकिन मार्क्स ऐसा नहीं मानते। उनके अनुसार ना तो राज्य समझौते से बना है और ना ही राज्य कल्याणकारी संस्था है, बल्कि राज्य तो शक्तिशाली वर्ग ने बनाए हैं ताकि वो कमज़ोर वर्ग का शोषण कर सके। मार्क्स के अनुसार सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन भौतिक परिस्थितियों के कारण होते हैं, और भौतिक परिस्थितियों का मतलब होता है उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के जो साधन है जिस पर उसका नियंत्रण होगा, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर भी उसी का नियंत्रण होगा। मार्क्स ने अपने सिद्धांत के द्वारा राज्य के उद्देश्य, राज्य का विकास और उसके अंत के बारे में बताया। मतलब मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया है उसमें राज्य के उद्देश्य, राज्य के विकास और उसके अंत के बारे में बताया है। सबसे पहले मार्क्स राज्य के उद्देश्य की बात करता है, बारे में समझाते हुए आदिम अवस्था के बारे में बताता है। ठीक है, मार्क्स के अनुसार एक ऐसा युग भी था जब राज्य नहीं था। मार्क्स इसे आदि मानव वाली अवस्था कहते थे। मतलब एक ऐसा युग भी था जब राज्य नहीं था, वो उसे क्या बोलता है मार्क्स? आदि मानव वाली अवस्था। आदिम अवस्था में लोगों की आवश्यकताएं और जनसंख्याएं सीमित थी। मतलब लोगों की इतनी ज़्यादा आवश्यकताएं नहीं थी और जनसंख्या भी बहुत कम थी। लोग फल फूल खाकर या जानवरों का शिकार करके अपना गुजारा किया कर लिया करते थे। हर किसी को मेहनत करनी पड़ती थी और ये एक ऐसा युग था जिसमें कोई भी किसी का शोषण नहीं कर सकता था। ठीक है, हर किसी को मेहनत करनी पड़ती थी और ये एक ऐसा युग था जिसमें कोई किसी का शोषण नहीं करता था। यानी ये एक ऐसा युग था जिसमें ना कोई वर्ग था, ना कोई शासक था और ना ही राज्य था। ये एक आदर्श अवस्था थी। मतलब ये कैसा युग था? ना उसमें कोई वर्ग था, ना कोई शासक था, ना कोई राज्य था। ये एक आदर्श अवस्था थी। धीरे धीरे लोगों की जनसंख्या और आवश्यकताएं बढ़ने लगी। समय के साथ साथ क्या हुआ? लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लगी, उसकी लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी और धीरे धीरे लोगों ने खेती करना सीख लिया। लेकिन संसाधनों पर शक्तिशाली लोगों ने कब्जा कर लिया और शक्तिशाली लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए कमज़ोर लोगों को गुलाम बना लिया। ठीक है, लेकिन संसाधनों पर शक्तिशाली लोगों ने कब्जा कर लिया और शक्तिशाली लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए जो कमज़ोर लोग थे उन्हें अपना गुलाम बना लिया और उनसे अपने खेतों पर काम करवाने लगे। इस तरीके से दास प्रथा शुरू हुई। जो शक्तिशाली लोग थे वो उन्होंने क्या किया? जो गुलाम बना लिया, फिर उनसे अपने खेतों पर काम करवाने लगे। इस तरीके से दास प्रथा शुरू हुई। लेनिन के अनुसार समाज में सबसे पहले दो वर्ग पैदा हुए हैं, स्वामी वर्ग और दास वर्ग। स्वामियों का सिर्फ दासों पर ही कब्जा नहीं था। स्वामी सिर्फ उनकी ज़मीन और खेती पर ही कब्जा नहीं किया करते थे, बल्कि स्वामियों का दासों पर पूरा पूरा अधिकार था। ठीक है, उन्होंने सिर्फ उनकी ज़मीन और खेतों पर ही कब्जा नहीं किया था, बल्कि दासों पर उनका पूरा पूरा अधिकार था। स्वामियों ने अपने लाभ के लिए पुलिस, सेना और जेल खाने बनवाए। चोरी, लूट और कामचोरी को सख्त अपराध बताया। यहीं से राज्य की शुरुआत हुई। एंजल्स के अनुसार राज्य एक ऐसा यंत्र है जिसके जरिए एक वर्ग दूसरे वर्ग का दमन करता है। यानी राज्य शक्तिशाली वर्ग ने बनाया है ताकि वो कमज़ोर वर्ग का शोषण कर सके। ठीक है, एंजल्स क्या बोलते हैं कि राज्य एक ऐसा यंत्र है जिसके जरिए एक वर्ग दूसरे वर्ग का दमन करता है। यानी जो राज्य का जो निर्माण किया है, एंजल्स ये कहते हैं कि राज्य का जो निर्माण किया है वो शक्तिशाली वर्ग ने किया है ताकि वो कमज़ोर लोगों का शोषण कर सके। धीरे धीरे करके पूंजीवादी युग आ गया। पूंजीवादी युग में भी समाज दो वर्गों में बढ़ गया। दास प्रथा में भी समाज दो वर्गों में बढ़ गया था और पूंजीवादी युग में भी समाज दो वर्गों में बढ़ गया है। एक कौन सा वर्ग था? पूंजीपति वर्ग और एक मजदूर वर्ग। पूंजीपतियों ने अपने फ़ायदे के लिए फैक्ट्री, उद्योग और कारखाने लगवाए
और अपने ही फ़ायदों के लिए नियम, कानून व न्यायालय बनवाए। मज़दूरों पर नियंत्रण रखने के लिए उन्होंने ये सारी संस्थाएं बनवाई। पूंजीवादी युग में भी पूंजीपतियों के पास शक्ति थी और पूंजीपतियों ने मज़दूरों का खूब शोषण किया। उनसे काम तो बहुत ज़्यादा लिया जाता था, लेकिन उन्हें वेतन बहुत कम दिया जाता था। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उनसे काम किया जाता, परंतु उन्हें वेतन बहुत, उनके काम के मुकाबले उन्हें वेतन बहुत कम दिया जाता था। इस तरीके से मार्क्स ने हमें ये बताया कि चाहे दास प्रथा का युग हो, चाहे पूंजीपति युग, हर युग में शक्तिशाली वर्ग के अनुसार ही राज्य ने काम किया है। यानी पूंजीवादी युग में भी राज्य शक्तिशाली लोगों के नियंत्रण में आ गया। राज्य शक्तिशाली लोगों का हथियार बन गया। मार्क्स का ये कहना था कि पूंजीवादी युग में कभी भी आदर्श समाज की स्थापना नहीं हो सकती। पूंजीवादी युग में कभी भी आदर्श समाज की स्थापना नहीं हो सकती, मार्क्स ये मानते थे, क्योंकि पूंजीवादी समाज में इंसान और ज़्यादा, जो अमीर लोग हैं वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। यानी अमीर और गरीब के बीच असमानता की जो खाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसलिए इस पूंजीवादी व्यवस्था को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। मार्क्स ये कहता है कि इस पूंजीवादी व्यवस्था से मज़दूर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि इससे शोषण और असमानता को बढ़ावा मिला है। मज़दूरों ने शोषण और असमानता से तंग आकर पूंजीपतियों के खिलाफ संघर्ष कर दिया या क्रांति कर दी। इस संघर्ष में उसकी जीत होगी जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी, यानी पूंजीपतियों का अंत हो जाएगा। मार्क्स ये मानते हैं कि एक समय ऐसा भी आएगा कि मज़दूर उनके शोषण और असमानता से तंग आकर पूंजीपतियों के खिलाफ संघर्ष कर देंगे और क्रांति कर देंगे, और इस संघर्ष में किसकी जीत होगी? जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी। और किसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी? मज़दूरों की, यानी पूंजीपतियों का अंत हो जाएगा और समाजवादी राज्य की स्थापना होगी। समाजवादी राज्य के अंदर हर किसी को उसकी योग्यताओं के अनुसार काम दिया जाएगा, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार वेतन दिया जाएगा और हर किसी की आवश्यकता आराम से पूरी होगी और समाज में वर्ग भी समाप्त हो जाएगा। यानी समाज में कोई वर्ग नहीं रहेगा, कोई दो वर्गों में नहीं बटेगा समाज, सबकी आवश्यकता पूरी होगी, सब आराम से जिएंगे और धीरे धीरे करके राज्य भी समाप्त हो जाएगा और ये एक आदर्श अवस्था होगी, क्योंकि इसमें ना कोई वर्ग होगा, ना कोई शासक होगा और ना ही कोई राज्य होगा। और इस अवस्था के बाद समाज में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, मार्क्स मानते हैं कि इस अवस्था के बाद कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।